हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के उस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से लंबे समय बाद चर्चा पे हाजिर हो चुके हैं। आज हम लोग यूपी पीसीएस 2020 के क्वेश्चंस को उठाएंगे और अच्छी तरह से इनको निपटाएंगे। कोशिश करूंगा मैं अपनी तरीके से क्वेश्चन पूछ के रमन सर को निपटाने की। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कुछ कमिटीज के आपको नाम दे रहा हूँ, आपको बताना है सर उन कमिटीज में से किसका संबंध, ठीक है, मतलब पोषण संबंधी आवश्यकताओं से है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से है। पॉवर्टी की बात कर रहे हैं कि Poverty गरीबी की, के लिए किसने हाँ। न्यूट्रिशन को कॉन्सेप्ट बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं: रंगराजन, तेंदुलकर कमेटी, लकड़वाला सा कमेटी और अलग समिति। ये चार कमिटीज आपके पास। अलग कमेटी इसका आंसर होगा, ठीक है। और इसका मैं आपको ऑर्डर भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अभी सबसे लेटेस्ट कमेटी है रंगराजन कमेटी, उससे पहले आपकी तेंदुलकर कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी से पहले आपकी है लकड़वाला कमेटी, और लकड़वाला से पहले आपकी अलग कमेटी आएगी। तो ये चार कमेटी का क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग समिति, फिर लकड़वाला, फिर तेंदुलकर, फिर रंगराजन। ठीक है, आपने यही उल्टा बताया था। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, रंगराजन आपकी 2012 में बनी थी, तेंदुलकर वर्ष 2009 में बनी थी, लकड़वाला आपकी 1993 में बनी थी। ठीक है। अच्छा, रंगराजन ने 1972 रुपया और 1407 रुपया डिसीजन किया था अर्बन और रूरल के बीच, जो बिलो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट था। एक क्वेश्चन सर मैं बिना ऑप्शन दिए आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सांस्कृतिक गरीबी नामक टर्म है, आपको तो ऑप्शन देने के लिए मैं दे भी दूंगा, सांस्कृतिक गरीबी नामक जो टर्म है वो किसने दिया था? आपको ऑप्शन तो मैं ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दे देता हूँ: अमर्त्य सेन, नहीं, गुरनाल मिर्डल, आशीष बोस, इनमें से कोई नहीं। कुछ इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आंसर बता के आपने ऑस्कर जीत लिया। ऑस्कर लुइस है इसका आंसर। ऑस्कर लुइस है, वही मैं ठीक है, गुन्नार मुंडा जाना था हमारा था, लेकिन मुझे याद है कि ये तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता नहीं था, अच्छी बात है। सांस्कृतिक गरीबी मतलब कल्चरल पॉवर्टी पॉवर्टी की बात ठीक कर है। रहे अभी सर मैंने मेंस में और प्री में दोनों में क्लास लिया है इन लोग का, उसमें मैं महाजनपद इनको पढ़ाया हूँ। अब मैं कुछ कैपिटल्स इनसे महाजनपद का पूछ लेता हूँ, आप भी चाहेंगे बता देंगे। चार महाजनपद का नाम दे रहा हूँ: मत्स्य, कुरु, सूरसेन और मैं बताता हूँ। मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी थी। बिल्कुल विराटनगर में ही। देखिए, कभी मत्स्य के बारे में लिखिएगा तब चाहेंगे तो महाभारत से इसका संबंध लिख सकते हैं। ठीक है। सूरसेन मथुरा। सूरसेन का मथुरा, बिल्कुल सही बात है, आंसर सही है। और क्या बोला आपने? कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, अस्मक, पोतन। होटल। तो ये चारों आंसर्स थे, बिल्कुल सही बात है। आप लोग भी कमेंट जरूर कर देना, नहीं आता तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है चोलों के संदर्भ में। चोलों के संदर्भ में क्वेश्चन ये है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कहती है, क्या कहती है? हमें चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक जानकारी, मतलब उनके पहले वाले की तुलना में हम चोलों के बारे में ज्यादा सही जानते हैं। स्टेटमेंट है। कारण, चोल शासकों ने जो मंदिर की वॉल्स बनवाए, देखेंगे चोलों ने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। केव मतलब पर्वतीय मंदिर से, केव मंदिर से एग्जांपल स्ट्रक्चरल मंदिर तक का मिलता है। तो इन्होंने इसके वॉल्स पे इंफॉर्मेशन लिखवाए हैं, कुछ सूचनाएं लिखवाई हैं। सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, असर्शन रीजन एंड उसका एक्सप्लेनेशन दोनों सही है। बिल्कुल। चोलों ने क्या किया था कि बहुत भव्य मंदिर बनवाए और उनके जो वॉल्स थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन वहां पे लिखवाए हैं। और हमको पता जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ये सबसे प्रमाणित सोर्स होते हैं हिस्ट्री लिखने में, क्योंकि मिटखोना लेके मिटा नहीं सकते। एक बात और बहुत क्लियर कह रहा हूँ, जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट गलत निकल गया आंसर तुरंत मिल आपके गया। लिए बोनस है, फिर आप तो खुश हो जाओ। ठीक है, अगर बोनस मतलब अगर आपको लगता है कि यार दोनों सही हो रहा है, तब उसमें एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा समय दो, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन निकालने से कई बार गलत हो जाता है। और अगर एक्सप्लेनेशन पे समय देने के बाद भी आपको लगे समझ नहीं आ रहा है कि कथन व्याख्या करता है नहीं करता है, मान तो व्याख्या मान लीजिए। यूपी पीसीएस आयोग कहती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, इसके बाद से अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है कुछ ट्रीटीज को। चलिए ट्रीटीज का नाम देता हूँ आपको: ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि, एक्स ला चैपल की संधि और पांडिचेरी की संधि। हाँ देखिए, मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल। ये कर्नाटक वार की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल कर्नाटक बिल्कुल वार हुआ था, बिल्कुल। उसमें सबसे पहले आप एक्सला चैपल संधि को रखिए, एक्स ला चैपल, फर्स्ट कर्नाटक वार, फिर पांडिचेरी वार रखिए, फिर पांडिचेरी रख देंगे, और फिर सेकंड कर्नाटक वार। लास्ट में आपका पेरिस रखिए। और रखेंगे पेरिस की संधि करना। इसी में जो पेरिस की संधि हुई थी, जो अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ था, वो वांडीवास की लड़ाई थी 1760 में। 1760 की लड़ाई थी।
पेरिस की ट्रीटी होती है और उसके बाद से आपको पता भी है कि फ्रांसीसी किस जगह पे सिक्योर किए रह जाते हैं। तो ट्रीटी में था भैया आप उसी जगह पे रहोगे, बाउंड्री नहीं बनाओगे और जितना कहेंगे उतना ही व्यापार करोगे, ज्यादा नहीं। ये ट्रीटी थी, ठीक है। तो फर्स्ट कर्नाटक वार हुआ था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई में। मुद्दा भागा था। ट्रीटी होती है एक्सला सेपल चैपल या सेपल की संधि। दूसरा है पांडिचेरी की संधि। इसमें एक्चुअली भारत में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी उस वक्त हैदराबाद और कर्नाटक में। तो फ्रांसीसियों ने किसका साथ ले लिया? सब मुजफ्फर जंग का साथ लिया था हैदराबाद में और चंदा साहिब का साथ दिया था कर्नाटक में। हम्म अब थर्ड कर्नाटक युद्ध को मैंने समझा ही दिया। अब पूछ लीजिए आप सर, 4 क्वेश्चन में आपसे पूछ मैंने सारा सही बताया ना। लगभग 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 से बताया। ब्रेटलैंड रिपोर्ट हाँ, किस ईयर में आया था? ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बेस्ड एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आई थी आपकी 1987 में, 1987 में। वेरी गुड। साइलेंट स्प्रिंग, ये बुक के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग। टैलेंट स्प्रिंग बुक के लेखक मैं बिल्कुल बता सकता हूँ आपको, बट आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन, राजगोपालन। कार्ल मार्क्स से सब नहीं, रेचल कॉर्शन इज द राइट आंसर। आजकल सर इंग्लिश मीडियम में क्लास लेने लगे हैं। आप लोग भी रेचल कॉर्सन टाइप कर देना भाई, मजा आएगा। और बताना जितने क्वेश्चन आप लोग के सही हो रहे हैं आप लोग बताते चलना। चलिए, अच्छा मैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूँ आपको। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, और ऋग्वैदिक समाज, मतलब ऋग्वैदिक जो पीरियड चला था वो, ये दोनों पीरियड में से कौन सा पीरियड आपका नगरीय सभ्यता था, मतलब अर्बन सिविलाइजेशन था? कौन सा आपका देहाती सभ्यता था, मतलब रूरल सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता और क्या बोले हैं? ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए सिंध घाटी सभ्यता को हम लोग पता है कि फर्स्ट नगरीय क्रांति के नाम से जानते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। द्वितीय नगरीय क्रांति हम लोग महाजनपद काल के ड्यूरेशन को कहते हैं, जब लोहे की गुजरा। तो यानी नगरीय सभ्यता आपकी हो गई सिंध वैली, सिंध वाला, ठीक है। अब दूसरा आपने पूछा ऋग्वैदिक। तो ऋग्वैदिक आर्यों की मतलब माना जाता है कि आर्यन से स्टार्ट होता है। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ जन, एक भाषाई समूह नहीं है, एक जनजाति समूह के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, सही बोले ना? ये कृषि समाज था। हाँ, मतलब ये ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज था। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? डलहौजी, डलहौजी, डलहौजी। एक अच्छा क्वेश्चन है। यूपी के कानपुर और लखनऊ, हाँ, ये मिलियन सिटी कब बने थे? ठीक है सर। पहले मिलियन सिटी बनी थी आपकी कानपुर, फिर मिलियन सिटी बनी थी लखनऊ। एक्चुअली बस मैं जब इस पेपर को अटेम्प्ट करा था तो ये तो मुझे पता था, ईयर में मैंने गलती करी था। इस बार नहीं करूंगा। 1971 और 1981। ऐसे समझिए ना कि 1971 और 81 के बीच में क्या होता है कि वो इमरजेंसी लगती है, जनसंख्या नियंत्रण सरकार बहुत प्रयास करती है, तो जनसंख्या इसी ड्यूरेशन में बहुत तेजी से बढ़ी है, आप ऐसा मान सकते हो। तो कानपुर और लखनऊ जो आपका कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, 1971 और 81, ठीक है। याद करने का तरीका है, याद कर लो। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। आर ओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जैसे आप लोगों का यूपीपी चल रहा था हम लोग का 15,000 एमसीक्यू की फॉर्मेट में, इसी प्रकार से आर ओ के अभी तक के सारे पेपर्स का डिस्कशन किया जाएगा। उसमें जीएस भी शामिल होगा, उसमें हिंदी भी शामिल होगा। कंप्लीटली फ्री सीरीज चलेगी और 1 से 2 दिन में आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आप लोग बस क्लासेस देखते रहिए। तब तक आप लोग चाहे तो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की बुक अपने पास खरीद लें, बहुत ही बेहतरीन बुक है। अभी तक आरओ के लिए मार्केट में थी, हमने देख के लगा कि बेटर है वो, ठीक है। तो अभी चूंकि थोड़ी रिसोर्सेज का अभाव है तो हम लोग पीडीएफ के थ्रू ही काम करेंगे। हाँ, बाद में और बेहतरीन तरीके से काम कर लेंगे। क्लासेस जरूर देखते रहिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए। अभी के लिए इनमें से कौन व्यक्ति ऐसा है जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था? पहला, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी प्रेजेंट। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने महिलाओं की अगुवाई में गई थी, तो प्रेजेंट। पंडित मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इज आल्सो प्रेजेंट। राजेंद्र प्रसाद। नो प्रेजेंट। ठीक है, ये हमके हिस्ट्री में जाओ चाहे। ओके, अब आप बताइए सर, भीमबेटका, भीमबेटका जो गुफा है उसकी खोज किसने किया? बताएंगे? ऑप्शन दे। एच डी सांगलिया, बी एस वाकंकर, बस वी एन मिश्रा, माधव स्वरूप वत्स। अरे वाकंकर। वाकंकर। देखिए नाम है भीमबेटका।
भीम जी मुक्का मारेंगे तो कंकड़ पत्थर निकल जाएगा, समझे ना, भीमबेटका केव का। तो ये सब वाकंकर, ठीक है, PS वाकंकर राइट आंसर। ठीक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं दो हड़प्पा स्थल का नाम बोलूंगा। एक हड़प्पा स्थल का नाम है बालू और दूसरे हड़प्पा स्थल का नाम है पादरी। तो इसको किस राज्य से आप मैच कराना चाहेंगे, यानी क्या चाहेंगे किस राज्य में स्थित हो ये? बालू हरियाणा, बालू हरियाणा, ठीक है। इसी में आपका एक मांडा था जो कि जम्मू कश्मीर में था, हुलास जो था उत्तर प्रदेश में था, और आप क्या पूछे, पांडरी, पादरी मैंने पूछा है, महाराष्ट्र मान लीजिए, पादरी इज गुजरात। गुजरात। पादरी एक हड़प्पीय स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है। बालू एक ऐसा हड़प्पीय स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है। बालू देखिए राजस्थान ना मार देना ऑप्शन में, ठीक है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी मेरी है और मैं इनसे पूछूंगा ट्राइबल्स के बारे में। आप बताइए कि मैं ट्राइबल्स का नाम दे रहा हूं, आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्राइबल है जो कि नागालैंड में पाई जाती है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, टोडा, चारवा, रेंगमा, अंगामी। टोडा तमिलनाडु, टोडा इज तमिलनाडु, और क्या बोला आपने, जारवाक, जारवा भी नहीं है, रेंगमा है, रेंगमा नागालैंड में पाई जाती है। रेंगमा नागालैंड में पाई जाती है, लेकिन अंगामी भी नागालैंड में ही। ये दो क्वेश्चन एक ही साल में पेपर में आ गया था, तो अलग अलग क्वेश्चन में था। एक क्वेश्चन में आता निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार में नहीं पाई निकोबार जाती में है। नहीं है। अंडमान निकोबार की ट्राइबल्स के बारे में आपको बता दूं, हालचू, ओंगी, टोम्पेन और जारवा, ये चार अंडमान निकोबार की होती है। अगर सही हूं तो हाँ, नहीं हो तो ना, सही बता देना आप लोग। अंगामी भी आपकी नागालैंड की है, बिरहोर आपका झारखंड की है, टोडा आपकी तमिलनाडु की है, रेंगमा आपका नागालैंड। अच्छा, खस, खस भी एक जनजाति समूह है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है ये नेपाल और उत्तर पर्वतीय राज्यों में पाई जाती है। चलिए अब एक ज्योग्राफी का और क्वेश्चन आप पकड़िए। अभी अ, ईरान काफी न्यूज में, ईरान के राष्ट्रपति की जो हेलीकॉप्टर क्रैश में अभी डेथ हो जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जातीय समूह ईरान से संबंधित है? 2020 में क्वेश्चन बन गया था। यहूदी, नहीं। टेडा, बेजा, लूर। चौथा, लूर, लूर जो है वो ईरान से संबंधित है। लूर, लूर ईरान से संबंधित है। यहूदी इजराइल का है, टेडा लीबिया का है, बेजा मिस्र का है और लूर ईरान का है। लूर ईरान का है। एक क्वेश्चन और आप लीजिए सर, ज्योग्राफी का ही, उसके बाद मैं आपसे साइंस पूछूंगा, आपका साइंस कमजोर है क्योंकि। किंटा घाटी, मैं क्लियर स्टेटमेंट बोल दूं, किंटा घाटी जो कि टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? मलेशिया, ब्राजील, इक्वाडोर, भारत, तुर्कमेनिस्तान। फिर से ऑप्शन दीजिएगा। मलेशिया, ब्राजील, भारत, तुर्कमेनिस्तान। ब्राजील। बिल्कुल गलत आंसर, मलेशिया। किंटा घाटी मलेशिया में लोकेटेड है। आप पूछिए आप। चलिए तो बताइए आप लोग, मैं कुछ आपको लैंड सिस्टम का नाम दे रहा हूँ, चीटिंग क्या कर रहे हैं? लैंड सिस्टम का नाम दे रहा हूँ, आपको उसका स्टेट से मिलाना है, ठीक है। जैसे कि 12 बलूते, 12 बलूते, बताइए, उत्तर भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, 12 बलूते महाराष्ट्र होगा। 12 बलूते महाराष्ट्र, ठीक है। आप बताइए मिरासी, मिरासी बताइए, तमिलनाडु। तमिलनाडु। चीटिंग करके देख रहे हैं क्या? हाँ, अदादे, अदादे, तो ऑप्शन उत्तर भारत और कर्नाटक। मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ आप लोगों को, देखिए यजमानी व्यवस्था जो है वो उत्तर भारत में है, तो 12 बुलाते आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा, ठीक है। अदादे आपका कर्नाटक में पड़ेगा, और में नहीं, बिल्कुल सही है। जिस्मानी उत्तर भारत, 12 बलूते महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु, अदादे कर्नाटक। अच्छा, ये एक इन्फॉर्मेशन मेरा भूल गया है। आई दृष्टि की क्लासेस, रिवीजन क्लासेस कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 घंटे इसकी ड्यूरेशन रखेंगे, अराउंड 20-25 दिन की करीब में क्लासेस लेंगे, 30 भी जा सकती हैं क्योंकि 30 घंटे पिछली बार मुझे लगे थे, बार भी लग सकते हैं अगर मैं अच्छी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा तो।
ताकि कोशिश करूंगा 20 क्लास में कंप्लीट कर दूं। 20 क्लास में पिछली बार कंप्लीट किया था, ये रिवीजन क्लास है बट बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। और सबसे पहले वही टॉपिक उठाऊंगा जो पिछली बार आरओ की एग्जाम के लिए जल्दीबाजी में खत्म करना पड़ता, वो टॉपिक है संक्षिप्त की। तो संक्षिप्त से स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक संक्षिप्त होती है और सबसे टॉपिक होती है फैक्ट भर के होते हैं, बोरिंग होती है। तो अगर बोरिंग वाला टॉपिक में खींच ले गया बाकी में तो फिर मजे ही मजे। फिर स्टार्ट करिए। इंडिया विंस फ्रीडम बुक के राइटर कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आजाद है क्या इनके? मौलाना आजाद, वेरी गुड। गीता रहस्य, गीता रस तिलक जी है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। ऑप्शन दीजिए। एक क्वेश्चन और पूछ लेते पहले, अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग, हाँ रविंद्रनाथ बनर्जी या लाला लाजपत राय? अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र बनर्जी या लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बुक पहले वाली थी, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ठीक है। डिपोर्टेशन प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है, जो भी है, ठीक है। और ठीक है ना, मैं फिर से याद करा दे रहा हूँ आप लोगों को। गीता रहस्य आपका किसका था? तिलक जी का। तिलक जी का। और नेशन इन मेकिंग किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। इंडिया विंस फ्रीडम किसका है? मौलाना आजाद का। नाम याद कर लेना, एग्जाम में यही बुक बार बार रिपीट करके पूछता है, लगातार यही बुक पूछता है, ठीक है। चलिए, ओके ओके, आप बताइए क्वेश्चन साइंस का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिंक फॉस्फाइड को कृमिनाशक से मैं मैच करा रहा हूँ कि जिंक फॉस्फाइड एक कृमिनाशक है। इयोसिन लाल स्याही से संबंधित। पूछिए पूछा है। ब्लू विट्रियोल या विट्रियोल, विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल से वर्षा से संबंधित है। ये गलत है, सिल्वर आयोडाइड का ऑक्टासिस। यही गलत है, ब्लू विट्रोल वाला। ब्लू विट्रोल और सिल्वर आयोडाइड दोनों का, दोनों को मैंने अपने में चिन्ह। तो जिंक फॉस्फाइड का एक कृमिनाशक है। अरे मुझे लगता है कि जिंक फास्फेट का प्रयोग चूहा मारने के दौर में करते हैं। हाँ, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए जानी जाती है। अभी कहाँ पर कराया गया था कृत्रिम वर्षा? बहुत भयंकर बात, दुबई में। दुबई में। बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी वहां पर, तो प्रकृति से खेलोगे तो ये परिणाम हो। इयोसिन लाल स्याही से संबंधित है। ब्लू विट्रियोल कवकनाशी, क्लास बंद हो सकती थी। एक बार बंद हो चुकी है, चलिए। अच्छा देखिए, क्लास को रिकॉर्ड हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि इंटरनेट इशूज ना आए। इंटरनेट का इशू ना है। आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे सर क्लास कंटिन्यू करिए, हमने सोचा एक बार इस फॉर्मेट में करके देखते हैं कैसा मजा आ रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू कर देंगे। चलिए बताइए, सीमांत मानव, हाँ ठीक है, मार्जिनल मैन, हाँ। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन देंगे क्या? हाँ बिल्कुल दूंगा। दीजिए तो। रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट वी पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुइस वर्थ। पार्क वाला यार, बट ई पार्क, रॉबर्ट ई पार्क जो था, इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क। हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल पर उन्होंने मार्जिनल मैन या सीमांत मानव की संकल्पना को प्रस्तुत किया, ठीक है? याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन। तो पूछिए, आप एक और पूछिए। टाइम जितने का सर, आधे घंटे की क्लास में रख लोगों को। चलिए, 1755 में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार किसने लगाए थे? हाँ, दो ऑप्शन दे रहा हूँ, हाँ मुझे टीपू पता। सुल्तान और हैदर अली। हैदर अली, राइट आंसर। टीपू सुल्तान नहीं थे? नहीं, देखिए अच्छा काम करना हैदर ने शुरू कर दिया, टीपू ने आगे बढ़ाया था। हो गया आपका। मैं आपको 4 बुक का नाम दे रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन भी करना बहुत डिटेल में इसको, मुझे पता आप बता दोगे, नहीं बता तू। ठीक है। उनको आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। फतवा ए जहांदारी, फतवा जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, फतवा जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी का है। वेरी गुड। पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद और तबकात ए नासिरी। इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाइए, मुझे पता है लगा लूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने कुछ कुछ सोच के यहाँ पे लगा लिया। आपने बताया जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी का ड्यूरेशन है तुगलक का ड्यूरेशन। फतवा जहांदारी तुगलक का ड्यूरेशन हो गया। अब आपने एक बार बोला है किताब उल हिंद, किताबुल हिंद, अलबरूनी का है ना सर? अलबरूनी की थी। अलबरूनी, अलबरूनी आया है गजनवी योजनवी के टाइम 1000 के गजनवी में, ठीक है। तो यानी ये पहले हो जाएगा, सबसे तुगलक के पहले ये आ जाएगा। सबसे पहला अच्छा पहले हो गया। आप इसके बाद अगला बोलिए सर। पृथ्वीराज पृथ्वीराज राठौर। तो पृथ्वीराज यादव, पृथ्वीराज तृतीय, यानी मोहम्मद गोरी का ड्यूरेशन। तो जियाउद्दीन बर्नी के पहले इसको करिए,
ठीक है। ठीक है, ये मतलब क्योंकि तुगलक से संबंधित है और ये गोरी से संबंधित, मतलब गोरी के ड्यूरेशन में आ गया। ठीक है। और आगे तबकात नासरी, तबकात नासरी, ये उसका है सर ना, अबुल फजल का ना, मिनाज मिनाज सिराज का है। तबकात नासरी हमको लगता है लास्ट में गलत। ये तबकात नासरी एक मुझे लगता है ये कंफ्यूजन है, हालांकि अगर आप ऑप्शन पे जाओगे तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर मैच हो जाएगा। मैच हो रहा है, मतलब इतने से। मैं एक्सप्लेन करता हूँ देखिए क्या है। ठीक है, तो सारे फैक्ट ना भी पता तो आंसर आ जाता है। सबसे पहले हमने बुक देख किया किताबुल हिंद, जो कि अलबरूनी की बुक थी, 1000 के ड्यूरेशन की घटना। पचलुई के साथ भी आया था इसका। इसके बाद आपकी चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो आती है, 1255-56 ड्यूरेशन की घटना है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है तबकात नासरी, जो कि मिनाज सिराज की है। और सबसे अंत में आपकी आती है फतवा जहांदारी, जो कि गियासुद्दीन बख्शी। तुगलक के ड्यूरेशन का है। ठीक है, तो ये क्रम आप लोग याद कर लेना, बस इंपॉर्टेंट क्रम है, एग्जाम में पूछा हुआ है। गियासुद्दीन बख्शी यूपी में ही पैदा हुआ था। यूपी में कहाँ से पैदा हुआ था आप बता सकते? यूपी में पैदा हुआ था। ये लोग पता है, पढ़ा तो चला गया। ठीक है, अच्छा सर मैं पूछूं? पूछिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच ईयर? किस साल हुआ था? 1991, थर्ड। 1992, 1993। अरे सोचने दो ना भाई भाई। 1992। 92 राइट आंसर। मैं क्यों सोच रहा था कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, वो तो बेसिक क्वेश्चन था। किसी निश्चित क्षेत्र में क्रमिक रूप से परिवर्तित होने वाले समुदायों के संपूर्ण अनुक्रम को क्या कहते हैं? देखो नॉर्मली कहते हैं, मान लीजिए कि कोई चट्टान है, फिर उस पर काई बनती है, और ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन नहीं देंगे डायरेक्टली। मैं ऑप्शन दे भी सकता हूँ। ऑप्शन दे दो। म्यूटेशन कह रहे हैं क्या आप? म्यूटेशन की बात कर रहे हैं क्या? कुछ परिवर्तन? परिवर्तन नहीं। अ, मैं दे दूंगा। ऑप्शन दे दो। ये सामुदायिक गतिशीलता, नहीं। बायोमास का पिरामिड, पारिस्थितिक अनुक्रम, क्रमक, इसको क्रमक को बोलते हैं सीयर, एस सी ईयर, एस ई आर ईयर कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो सीयर को क्या कहते हैं? किसी मतलब ये डिफिनेशन सीयर का डिफिनेशन है, क्या नाम ये पता, मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे पता है। पिरामिड ऑफ बायोमास तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और ठीक है, तो ये सीयर है यानी क्रमक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूँ सर, टाइम मुझे बता दें, आधे घंटे के ऊपर ही क्लास मुझे। 22 नेक्स्ट मेरा है सर कि आर्टिकल 371 जे किससे संबंधित है? नागालैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद और कर्नाटक से संबंधित, बिल्कुल सही बात। आर्टिकल 371 जे आप पूरा याद कर जाओ। कैसे लेकर के जाए तक सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री किसका मतलब जो मिलता है सर? एक आप मैं चलिए ठीक है, आप थोड़ा कॉल उठाइए जा करके, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, इन लोग एक्सप्लेन नहीं करता चलूंगा तो परेशान नहीं। दरअसल जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को बस यही रहेगा रिक्वेस्ट कि हम लोग सब क्लासेस तो करिए। अच्छा, अकबर के टाइम पर एक क्वेश्चन लिया था कि अकबर ने लड़के और लड़कियों दोनों की शादी की आयु को तय करने का प्रयास किया था। सही बात है। दूसरी बात, देखो अकबर ने ना, अकबर को कहा भी जाता है कि थोड़ा सहिष्णु था, मतलब वो, ठीक है। तो अकबर ने एक काम और किया था, उसने लड़कियों की अपनी मर्जी से शादी करने का विकल्प दिया था, मतलब कि अपने पेरेंट्स के दबाव में ना आकर के अपने मर्जी से शादी कर सकती थी, ऐसा विकल्प अकबर ने दिया था। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। दीवाने तन, दीवाने तन ये जो अधिकारी होते हैं, तन मतलब वेतन। वेरी गुड। तन मतलब वेतन, ठीक है। ये 3 इडियट वाला तन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। दीवाने तन मतलब वेतन की बात हो रही है। आप बताओ वाक्य नवीश। वाकिया नवीस वो अरे वाक्य मतलब वॉकी टॉकी, डाकिया। वही वही। जो घटनाओं का, फरमानों का विवरण रखता था, लेकर के आता था। इसमें मुशर्रिफ और मुस्तरफी भी पूछा गया था, मुशर्रिफ और मुस्तरफी। ये बहुत सिंपल था। मुस्तरफी जो था वो आय व्यय वाला होता है, आय व्यय की जांच करता है। और जो मुशर्रिफ होता है वो कार्यालयी काम करता है, मतलब ऑफिस वर्क देखता था, कार्यालय का देखभाल करता था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं इनसे और कुछ पूछ लूं। थायमिन, थायमिन को हम लोग कहते हैं विटामिन B1, सही है। तो थायमिन की कमी से या विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी बेरी बेरी, बहुत ज्यादा रोग होता है बेरी बेरी। मैं याद करा देता हूँ, देखिए। रथ एक टॉफी, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। र से
रेटिनॉल विटामिन ए, और से थायमिन विटामिन बी, ठीक है, रथ ए से एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी हो गया आपका। ऐसे ही रथ एक टॉपिक का पूरा फुल फॉर्म बनता है, तो विटामिन ए बी सी डी के। इसको आप शॉर्ट वीडियो बना के सर अपलोड कर दीजिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, इन लोगों का भी काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। आप मुझे बताइए, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के संदर्भ में मैं 2 स्टेटमेंट आपको दूंगा, 3 स्टेटमेंट दूंगा। पहला स्टेटमेंट, यह एक वैधानिक निकाय है। सेकेंड स्टेटमेंट, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट, इसकी स्थापना की सिफारिश संथानम कमेटी ने की थी। सही बात है। देखो, सीबीआई और सीबीसी दोनों के बारे में संथानम कमेटी की सिफारिश आई थी। 1962 में कमेटी बनी थी, 1964 के दौरान में शायद ये संस्थाओं का निर्माण कर दिया गया था। 2002 में जहां तक मैं श्योर हूं, तो सीबीसी के लिए एक एक्ट लेकर के आया गया था, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए, जिसके माध्यम से इसको स्टेचुरी बॉडी ऑफ वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो आप सही है, तीनों स्टेटमेंट इज राइट। राइट। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया स्टेशन भी है सर वहाँ पर ना? महबूब इलाही नहीं को कहते हैं। हाँ? चला हम तो के कुछ उठी पूछा था योजना अगर ईयर बतावा। स्वच्छ भारत अभियान 2014। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो स्वच्छ भारत करोगे तो लोग क्या करेंगे, वो काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो अगला साल 2015। वय वंदन योजना 2016 नहीं 17। पीएम वय वंदन योजना 2017 है, और पीएम जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत दोनों 18 है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, जितने ऐसे योजनाओं पे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है, मैं कोशिश करता हूँ उनको समराइज करके एक जगह पर एक क्लास में डिस्कस कराता हूँ। इन लोगों को पढ़ दीजिए, बहुत बढ़िया याद रहे कुछ कुछ चीज। बहुत बढ़िया। अरे ये बताइए सर, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जा रहा है। सही बात है। मतलब 5 लाख इंडिविजुअल है या फैमिली है? फैमिली है। 5 लाख इंडिविजुअल, भर भर के कुल रुपए बचे सरकार को। ठीक है, तो 5 लाख इंडिविजुअल नहीं है, 5 लाख। निधि एक पहल आई थी, निधि पहल। हाँ, ये स्टार्टअप बेस्ड एक पहल थी, ई गवर्नेंस बेस्ड एक पहल थी, एग्रीकल्चरल स्टार्टअप स्टार्टअप, बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट स्टार्टअप बेस्ड एक पहल थी। 20 छात्र इसके साथ टारगेटेड थे, भैया हम इनको वित्तीय सहायता ईयरली देंगे। ठीक है, आप हमसे फ्रंट लैंड कमीशन पूछे थे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कब ये ओजोन के संदर्भ में है क्या? सहमति बनी, कब लागू किया गया? ओजोन के संदर्भ में है क्या? हाँ, ओजोन परत संरक्षण 1887, 1987 या 84? उस पर हस्ताक्षरित किया गया, और 1989 2 वर्ष बाद इसको लागू कर 87 और 89। दिया। ठीक है, ओके, अब मेरा अंतिम समय चल रहा है आपसे क्वेश्चन पूछने का। मैं आपको 3 वो पूछ रहा हूँ, मतलब इंडेक्स दे रहा हूँ, आपको बताना है इससे संबंधित है। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो इसका हो जाएगा क्या होगा? यात्रा का ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिशन इंडेक्स ना, कॉम्पिटिटिवनेस का कुछ ऐसा होगा इंडेक्स, मतलब प्रतिस्पर्धात्मकता इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट बोलते हैं, एक और भी जारी, मतलब वही एजेंसी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी जारी करती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी वही जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट या टूर एंड टूरिज्म ट्रेवल एंड टूर कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये भी WEF जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही। इसमें एक्चुअली सर मैंने इसको PYQ जब और भी मतलब पढ़ा, तो मुझे क्या क्या कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये UPSC पूछी हुई है 2009 के करीब में, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 या 19 में UPSC दोनों के बारे में। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपका है, ठीक है। ट्रांस हिमालयी रिवर निम्नलिखित में से कौन सी रिवर ट्रांस हिमालयन रिवर है? 4 विकल्प दे रहा हूँ, झेलम, सतलज, गंगा और रावी। न रावी है, न झेलम है, न गंगा है, इट्स सतलज। ठीक है, तो सतलज राक्षस ताल मानसरोवर के निकट से निकल के आती है। यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है, लेकिन वो उस साइड से घूमता है। ब्रह्मपुत्रा का नाम कई देशों में किस हिसाब से बदलता जाता है। चलिए, ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं सर। आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज आप लोगों के सर ने डिस्कस कर लिया। आरओ आई दृष्टि की क्लास, करंट अफेयर दोनों तैयार करा देगा,
अच्छा, अपडेटेड करंट अफेयर भी IBC की आएगी तो वो कराऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं कराऊंगा। और वीडियो सब्सक्राइब कर। लेकिन ये रिवीजन वाली क्लास सब लोग देखना जरूर, हाँ बहुत वही, इंपॉर्टेंट। हाँ वो तो खैर मैं वीडियो डिस्कस करूंगा तो वहीं पे समझाऊंगा कि इतना इंपॉर्टेंट। जय हिंद जय दोस्तों। हिंद, जय भारत।